हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। 9 दिसंबर को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का 2025 में, इसमें पूछे गए साइंस के 25 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे ऐप के ऊपर। ऐप का डाउनलोडिंग लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको जाना है इस फ्री वाले सेक्शन में, इसी में आपको सारे के सारे पीडीएफ दिखेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में निलंबन यानी कि सस्पेंशन क्या है। तो निलंबन के ऊपर जब भी सवाल पूछा जाएगा, मैंने आपसे कह रखा है कई बार कि आपको जल और रेत के मिश्रण को याद करना है। आपको जल और रेत के मिश्रण को याद करना है, वाटर और जो सैंड है इसके मिश्रण को याद करना है। ठीक, क्या ये समांगी मिश्रण है? ऐसा नहीं है, समांगी मिश्रण नहीं है। अगर आप इसको मिलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे मिश्रण में जल के जो कण है वो आपको समान रूप से वितरित मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इनके कण जो है बड़े होते हैं साइज में, नग्न आंखों से हमें दिखाई पड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि रेत के कण जो होते हैं वो हमें नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं। और कहीं पर अगर आप इसको हिला करके मिलाओगे, मिक्स करोगे, तो क्या होगा, कहीं पर रेत के कण आपको अधिक दिखेंगे, कहीं पर कम दिखेंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और फिर आप इसको शांत छोड़ देंगे तो सारे के सारे रेत के कण ऐसे तल में आकर बैठ जाएंगे। तो हम बोलते हैं कि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, स्पेशली निलंबन के बारे में ये बोलते हैं कि ये अस्थायी होता है ना, ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। कोलाइड तो नहीं है, कोलाइड तो अलग प्रकार का मिश्रण है। वास्तविक विलयन नहीं, वास्तविक विलयन हम लोग बोलते हैं इसी समांगी मिश्रण को। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। आपको बताना है इन चार में से कौन सा वह उपकरण है जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी इन चार में से कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। हम धारा देते हैं, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और उस ऊष्मा का हम यूज करते हैं। तो जो गीजर है, हम स्विच ऑन करते हैं, धारा प्रवाहित करवाते हैं, है ना, करंट देते हैं, बिजली देते हैं ताकि पानी गर्म हो जाए। तो यहां पर ऊष्मा का काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी ऊष्मा का काम होता है कपड़े को प्रेस करने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज भी आधारित है धारा के तापीय प्रभाव पर या फिर ऊष्मीय प्रभाव पर, ताकि जब ज़्यादा धारा प्रवाहित हो तो ऊष्मा का उत्सर्जन इतना ना ज़्यादा हो जाए कि फ्यूज गल जाए। लेकिन जो मिक्सर है, ग्राइंडर है, यहाँ पर कुछ ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो धारा देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है। दूरी किसे कहते हैं? वस्तु जिस रास्ते से होकर के चलती है उस रास्ते की जो टोटल लंबाई होती है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं। आप बिंदु ए पर थे और आप जो है बिंदु बी पर चले गए जाने के लिए। मान लीजिए कि आपने इस रास्ते का यूज किया, तो इस रास्ते की जो अपनी लंबाई है नाप लो आप इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। तो दूरी में केवल संख्यात्मक मान होता है, यहाँ दिशा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परिमाण और दिशा दोनों ये हम किसके लिए बोलते हैं, विस्थापन के लिए बोलते हैं, ये विस्थापन के लिए बोलते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कोशिका अंगक केवल आरंभिक और अंतिम बिंदु जो है ये भी विस्थापन के लिए हम बोलेंगे, है ना। जो विस्थापन की परिभाषा होती है वो क्या है कि आरंभिक बिंदु क्या है, अंतिम बिंदु क्या है ना। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है आप उसको मार्क कर लो और इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो बीच की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम बिंदु ए और बी को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, और उस स्ट्रेट लाइन की जो अपनी लेंथ है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है। कहा जा रहा है कि कोशिका के अंदर कौन सा वो कोशिकांग है जो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है कोशिका के अंदर चलने वाले अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती है उसके लिए।
तो कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है और वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसी में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोड़ी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया चलती है और इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से जो है 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है ना, 36 एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, राइट। और एक मोल एटीपी के टूटने से 30.5 किलो जूल जो है ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, 30.5 किलो जूल पर मोल जो है एटीपी को तोड़ करके जो है ऊर्जा मुक्त कराया जाता है। ये एटीपी जो है एनर्जी करेंसी है। कोशिकाएं जो है इस एटीपी का इस्तेमाल करती है, कोशिकाएं इस करेंसी को खर्च करती है जहां जहां ऊर्जा चाहिए होता है वहां। तो अगर कोशिका मान लीजिए 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटीपी मॉलिक्यूल्स अगर खर्च करती है तो 30.5 किलो जूल जो है ऊर्जा वहां पर मुक्त होगी और उस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कोशिकाएं करेंगी। ठीक, तो एक ग्लूकोज के टूटने से इतना मॉलिक्यूल जो है बनता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह वायवीय श्वसन जो है इसके अंदर चलती है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज का टूटना होता है। कुछ स्टेप इसका कोशिका द्रव में भी होता है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटता है जो कि कोशिका द्रव में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और खास बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है और खुद का अपना राइबोसोम होता है। और ये सवाल आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। एक और कोशिकांग है जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है जिसके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है और वो है प्लास्टिड, है ना, वो है प्लास्टिड, लवक, है ना। लवक के बारे में भी आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो लवक है दोनों के दोनों यूनिक है ना, अद्भुत कोशिकांग इसी मामले में कहा जाता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। मिमोसा पुडिका का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित करता है। जो मिमोसा पुडिका वैज्ञानिक नाम है छुई मुई प्लांट का, इसे हम लाजवंती का पौधा भी बोलते हैं। तो आपने क्या किया कि टच किया, है ना, टच किया तो वो टच क्या है, अपने आप में स्टिमुलस है, उद्दीपन है। तो स्पर्श जो उद्दीपन है जो हमने टच किया, किसी न किसी पॉइंट पर टच करेंगे, उस पॉइंट से हो करके उन कोशिकाओं तक ये जो सिग्नल है जहां हमने टच कहीं और किया और पूरी पत्ती जो है मुरझा जाती है। हम एक पॉइंट पर टच करते हैं और फिर पूरी पत्ती जो है मुरझा जाती है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन हुआ है उन कोशिकाओं तक जिसके कारण पत्तियां जो है वो मुरझा जाती है, कैसे होता है ये, है ना। जहां हमने टच किया उस पॉइंट से लेकर के उन सारी कोशिकाओं तक ये सिग्नल कैसे पहुंचता है जिसके कारण जो ये पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है। यही आपसे पूछा जा रहा है। पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक, उन कोशिकाओं तक जिसके कारण पत्ती मुरझा जाती है, किस प्रकार प्रसारित करता है, किस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के माध्यम से, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के माध्यम से। जहां पर टच करते हैं वहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है कोशिकाओं तक पहुंचती है, सामान्य पादप कोशिकाओं तक पहुंचती है। फिर क्या होता है, उन कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन होता है। जल कोशिका से बाहर निकल जाता है, कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और पत्ती मुरझा जाती है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जहां हमने टच किया, कोई नर्वस सिस्टम नहीं है इसके पास, कोई न्यूरॉन नहीं है, लेकिन जहां हमने टच किया वहां से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है जनरेट होता है और जाता है कोशिकाओं के बीच में। कोशिकाओं के पास ये सिग्नल पहुंचता है, कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है, कोशिका सिकुड़ जाती है, पत्ती मुरझा जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वापस से कोशिका में जल भर जाएगा और वापस से जो पत्ती है वो तन जाएगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। जब एक छात्र एक बिंब को उत्तल लेंस से फोकस दूरी के 2 गुने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है।
तो जो वस्तु है इसको रखा गया है यहाँ पर 2f1 से परे रखा गया है, फोकस दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर, यानी कि 2f1 से परे रखा गया है। तो अगर वस्तु को 2f1 से परे रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो f2f के बीच होगा। 2f से परे रखा जाएगा तो 2f और f के बीच में होगा, लेकिन दूसरी तरफ इधर वस्तु है तो प्रतिबिंब का निर्माण इधर होगा, और ये उल्टा होता है, छोटा होता है, और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो बोलेंगे वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है? जो पीएच स्केल होता है उस पर 0 से 14 तक मार्किंग होता है। पीएच स्केल पर जो नंबर है वो 0 से 14 तक होता है। तो पीएच 0 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 14 तक हो सकता है। जितना कम पीएच उतना ही प्रबल अम्ल, जितना ज्यादा पीएच उतना ही प्रबल क्षार। जीवों में आनुवांशिक विविधता का महत्व यह है कि कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, आनुवांशिक विविधता जरूरी है उत्तर जीवता बनाए रखने के लिए, है ना। तो जीव को जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बदलते पर्यावरण में, है ना, समय में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जो पर्यावरण है उसमें बदलाव होता जाएगा, उसमें बदलाव होता जाएगा। तो उसमें जो भी प्रजाति है भाई, जो भी उनकी जनसंख्या है उसमें वेरिएशन होगा, तभी कुछ जीव जो है मरेंगे तो कुछ जीवित रह पाएंगे, उस पर्यावरण को झेल पाएंगे। अगर सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे और पर्यावरण प्रतिकूल हो गया उस प्रजाति के लिए तो सारे जीव जो है वो खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे कोई बचेंगे नहीं, इसीलिए वेरिएशन जरूरी है। संक्षारण सामान्यतः किस रूप में देखा जाता है? तो संक्षारण जैसे कि लोहे की वस्तु पर जंग लगना, तो जंग का लगना अपने आप में क्या है? संक्षारण है ना। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, लोहे का लाल भूरा हो जाना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबा का हरा हो जाना, सब संक्षारण का उदाहरण है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और संक्षारण अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का चमकना भौतिक परिवर्तन है, गर्म करने पर धातु का पिघलना अवस्था में परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। केतली में जल का उबलना यह भी अवस्था में परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है? ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक संवृत्त प्रणाली में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। संवृत्त प्रणाली यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम, तीन प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, तीन प्रकार के सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा? एक ओपन सिस्टम है तो एक ऐसा सिस्टम जो अपने परिवेश से, है ना, एक ऐसा सिस्टम जो पदार्थ और ऊर्जा का जो है आदान प्रदान करता है अपने सराउंडिंग के साथ, है ना, अपने सराउंडिंग के साथ। ओपन सिस्टम ये होगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि जो सिस्टम होता है वो अपने सराउंडिंग के साथ, अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण करता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए एक बर्तन है और बर्तन में उबलता पानी है ना, बर्तन है उसमें गर्म पानी है मान लो, है ना, एक बर्तन है और उसमें गर्म पानी है। तो क्या होगा कि यहां से जो ऊर्जा है वो सराउंडिंग में जाएगी, परिवेश में जाएगी, और साथ में कुछ पानी भी भाप में बदल जाएगा, कुछ पानी भी भाप में बदल करके सराउंडिंग में चला जाएगा। तो ऊर्जा का भी स्थानांतरण हो रहा है और जो पदार्थ है उसका भी स्थानांतरण हो रहा है ना। जल अपने आप में पदार्थ है उसका भी स्थानांतरण हो रहा है, और जो ऊर्जा है ऊष्माक रूप में उसका भी स्थानांतरण हो रहा है, परिवेश में जा रहा है। तो ये ओपन सिस्टम हो गया। फिर आप यही क्या काम करो कि आप इसको बंद कर दो, एकदम से क्लोज कर दो, ठीक, और इसमें गर्म पानी आप डाल दो, गर्म पानी है इसके अंदर, आपने उसको बंद कर दिया, पूरा सील पैक कर दिया। तो क्या होगा? पानी फिर भी ठंडा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ऊर्जा का स्थानांतरण तो होगा ही, ऊर्जा जो है यहाँ से बाहर तो निकलने वाली है, यानी कि ऊष्मा जो है यहाँ से बाहर निकलेगी, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलेगी, लेकिन जो पानी है जो उसकी मात्रा है वो नहीं बदलेगी, ठीक। तो ये क्लोज्ड सिस्टम कहलाएगा। क्लोज वाले में क्या होता है कि पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है परिवेश के साथ, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, ठीक, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें दोनों का होता है। अब है आइसोलेटेड, इसमें ना तो पदार्थ का आदान प्रदान होगा और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, है ना। जो सिस्टम है और जो उसका सराउंडिंग है उसके बीच में पदार्थ और ऊर्जा, इन दोनों में से किसी का भी आदान प्रदान नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल आप
थर्मस का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चाय रखो तो लंबे टाइम तक चाय जो है वो गर्म ही रहती है, पानी गर्म रखो तो पानी लंबे टाइम तक गर्म ही रहती है। तो थर्मस को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। हम थर्मस को भले ही बोल देते हैं कि आइसोलेटेड है, लेकिन अगर सच में आइसोलेटेड होता, 100% आइसोलेटेड होता, तो एक बार हम चाय उसमें गर्म करके डाल देते हैं, फिर वो चाय कभी भी ठंडी नहीं होती, कभी भी नहीं ठंडी नहीं हो सकती थी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, चाय जो है धीरे धीरे ठंडी हो ही जाती है। तो भले ही हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। थर्मस को हम लोग आइसोलेटेड मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना तो पदार्थ और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, है ना, तंत्र और उसके परिवेश के बीच में। तो एक समृद्ध प्रणाली है, आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। आइडियल केस तो यही कहता है कि ऊर्जा का जब आदान प्रदान ही नहीं होगा उसके परिवेश के साथ और परिवेश और तंत्र के बीच में, तो ऊर्जा जो है वो स्थिर रहेगी। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है ना। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण ही हो पाएगा। हम किसी वस्तु को ऐसे ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में जो है वो बदलती जाती है, और जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहती है ना। कुल ऊर्जा जो है स्थिर रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, सही है। एक समृद्ध प्रणाली की कुल ऊर्जा यानी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऊर्जा का सृजन नहीं किया जा सकता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना में 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो साउंड है, एक की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। पिच की तुलना नहीं की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। पिच का संबंध तो आवृत्ति से ही होता है, फ्रीक्वेंसी से ही होता है। तो जिसकी आवृत्ति अधिक उसकी पिच अधिक, पिच यानी कि तारत्व। तो 500 हर्ट्ज वाले की जो आवृत्ति है वो ज़्यादा, 500 हर्ट्ज वाली की जो पिच है वो ज़्यादा होगी क्योंकि आवृत्ति ज़्यादा है। तो 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिच यानी कि तारत्व, तारत्व का संबंध जो है आवृत्ति से है। जितना ज़्यादा तारत्व आवाज़ उतनी ही पतली होगी। महिलाओं की आवाज़ पतली होती है क्योंकि महिलाओं से जो साउंड आती है उसकी पिच जो है वो अधिक होती है, फ्रीक्वेंसी जो है अधिक होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है, पिच कम है, तो आवाज़ मोटी होगी। तो पुरुषों के केस में जो है फ्रीक्वेंसी जो है साउंड की कम होती है, यानी कि पिच जो है कम होती है, तारत्व कम होता है और आवाज़ मोटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी? तो लोहे के ऊपर जंग तभी लगता है जब ये लोहा नमी और वायु दोनों के कांटेक्ट में आए। नमी और वायु दोनों के कांटेक्ट में आने चाहिए, यानी आप आर्द्र वायु बोल सकते हो। जब हम आर्द्र वायु बोलते हैं तो आर्द्र यानी कि उसमें नमी है और वायु यानी कि उसमें ऑक्सीजन है। तो लोहे के ऊपर संक्षारण, लोहे का संक्षारण यानी कि लोहे के ऊपर जंग लगना जो है ये तभी होता है जब लोहा संपर्क में आता है नमी और वायु दोनों के। दोनों में से अगर कोई भी एक मिसिंग है तो फिर लोहे के ऊपर जंग नहीं लगेगा, तो घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ है तो जंग लग जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता की एक पतली परत से लेपित लोहा, नहीं, अगर आप लोहे के ऊपर जस्ता की परत चढ़ा देंगे यानी कि उसको आप गैल्वेनाइज कर देंगे, हम तो लोहे पे जो जंग लगता है उस लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है जस्ते की परत को चढ़ाते हैं, तो ऐसा करेंगे तो जंग लगेगा ही नहीं। हमें वो चूज करना है जिसमें जो जंग लगना है वो तेजी से होगा, तो ये नहीं होगा। शुष्क वायु में बिना किसी अशुद्धता के लोहे का पृष्ठ, शुष्क वायु में बिना किसी अशुद्धता के लोहे का पृष्ठ, शुष्क वायु है ना, शुष्क वायु से काम नहीं चलेगा, आर्द्र वायु चाहिए। शुद्ध जल में डूबा हुआ लोहा घुली हुई ऑक्सीजन से मुक्त। अब देखो यहां पर पानी तो है ना, पानी तो है, लेकिन इसमें क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अर्थिंग जो किया जाता है, अर्थ वायर जो है ये हरे रंग का होता है। अर्थ वायर को हम लोग हरे रंग से दिखाते हैं। एक तार जिसके ऊपर जो है हरे रंग का कवर होता है उसी को हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं, ठीक है।
इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आघातों से, विद्युत आघातों से बचाना इसका काम होता है। इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए, जो भी हैवी डिवाइस होते हैं जो ज़्यादा धारा इस्तेमाल जो है करते हैं खुद को चलाने के लिए, तो उसमें जो मान लो डिवाइस है तो उसमें जो है आवरण है, धातु का आवरण है, तो इस भू संपर्क तार को जो है सीधा धातु के आवरण से जोड़ा गया होता है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक गीजर है, तो इलेक्ट्रिक आयरन है मान लीजिए, उसमें मेटल का जो है कवर लगा हुआ है, तो बाहर से मेटल का कवर जो है आप टच कर सकते हैं। यूजुअली जो मेटल का कवर है उसमें कोई धारा नहीं है, छूने से जो है करंट आपको नहीं लगेगा, लेकिन बाई चांस मान लो किसी खराबी के कारण, गड़बड़ी के कारण उसमें करंट आ गया, तब आप छुएंगे तो आपको करंट लग सकता है। ठीक, तो भू संपर्क तार को सीधा उस मेटल का जो कवर होता है उसके साथ जोड़ा गया होता है, अटैच किया गया होता है, कि कभी गलती से मान लीजिए उसमें धारा अगर चली भी आती है तो वह धारा जो है सीधा जमीन में चली जाती है, क्योंकि भू संपर्क तार जो है वो अर्थ के कांटेक्ट में होता है, धरती के संपर्क में होता है, धरती के संपर्क में होता है। तो जब आप टच करेंगे तो धारा जो है आपके शरीर को नहीं चूज करेगी अपने को बहने के लिए, क्योंकि हमारा जो प्रतिरोध है वो ज़्यादा होता है। धारा जो है उस रास्ते को चूज करती है, चुनती है बहने के लिए जहाँ प्रतिरोध रास्ते में कम होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि जो आवरण है, डिवाइस में जो आवरण है, अगर उसमें करंट चला भी आया और आप उसको टच करेंगे तो धारा आपके शरीर को छोड़ करके, है ना, जो कॉपर वायर है, जो ये अर्थ वायर होता है वो कॉपर का ही वायर होता है, उसको चूज करेगी और सीधा जमीन को चली जाएगी और आपको करंट जो है नहीं लगेगा। तो विद्युत आघात से बचाने के लिए जो है अर्थिंग किया जाता है। एक 96 किलोग्राम का अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर खड़ा है, चंद्रमा पर भार कितना होगा? पृथ्वी पर भार कितना होता है? m इंटू में g, ये फॉर्मूला है। अगर चंद्रमा पर चाहिए तो mg बट्टा में 6 हो जाएगा, है ना। तो चंद्रमा पर भार चाहिए, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। m यानी कि द्रव्यमान 96 किलोग्राम है, द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होता है उतना ही चंद्रमा पे होता है। g का मान बोला गया है आपको 10 लेना है और बट्टा में 6, ये हो जाएगा 16 गुने में 10 यानी कि 160 न्यूटन। पृथ्वी पर जो भार होता है उसी का 6वां भाग होता है चंद्रमा पे भार। कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है? कई बार बात कर चुके हैं, इसे हम लोग श्रृंखलन गुण कहते हैं, श्रृंखलन गुण। निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है? तो द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है? यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। अब देखो बोर्ड ने आंसर तो ए दिया हुआ है, लेकिन ये ए जो स्टेटमेंट है ये भी तो गलत ही है। ये कौन सा सही है? ये सवाल इग्नोर करने लायक है। इग्नोर करने लायक या इग्नोर किया जाना चाहिए इस सवाल को सारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यह किसी परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में होता है, गलत हो जाएगा। किलोग्राम में होता है, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी तो गलत ही है, ये भी तो गलत ही है। तो मैं इसको गलत ही मानकर चलता हूं। बोर्ड ने आंसर वैसे ए दिया हुआ है, बोर्ड ने आंसर ए दिया हुआ है। ठीक, जो परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके 12वें भाग के सापेक्षिक द्रव्यमान होता है, ये सही है। जो हम लोग 1 U बोलते हैं ये वास्तव में क्या होता है? कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान। केवल इतना बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान का जो 12वां भाग होता है उसके बराबर होता है, समझे आप? उसके बराबर होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 18 U है, तो 18 U क्या है? ये सापेक्ष द्रव्यमान है, इसके सापेक्ष द्रव्यमान है, इसके सापेक्ष द्रव्यमान है। मतलब हम लोगों ने जल के अणु का जो द्रव्यमान है उसका तुलना किया है इस वाले द्रव्यमान से, है ना। तो ये 18 जो है वास्तव में 18 गुने में 1 है, 18 गुने में 1 U इसको लिख सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि जो जल के अणु का द्रव्यमान है, जल के एक अणु का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12
परमाणु के 12वें भाग का जो द्रव्यमान है उसका 18 गुना है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है, ये जो ऑक्सीजन अणु है, या फिर आप ऑक्सीजन परमाणु ही ले लो, चलो ऑक्सीजन परमाणु ले लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन परमाणु का जो एटॉमिक मास है वो 16 U है। इसका मतलब 16 गुने में 1 U। ठीक, यानी कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसका जो 12वां भाग है उसके तुलना में 16 गुना द्रव्यमान है ऑक्सीजन के एक परमाणु का। तो इसीलिए केवल कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है, तो ये कहना तो गलत ही है। तो आंसर तो मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी नहीं है। वैसे बोर्ड ने इसका आंसर ए दिया हुआ है। ठीक, मैंने आपको समझा दिया कि क्यों गलत है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा उस यौगिक में, और संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन कहते हैं, और एल्केन के नाम के अंत में आपको एन दिखेगा, है ना, ऐसे एन दिखेगा आपको। तो इसमें एन है, एन है, एन है, इसमें एन है, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस एन, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, इस पर कार्यरत बल कितना होगा? आसान सवाल है, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, आपको त्वरण दिया हुआ है, और आपसे बल पूछा गया है। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? m इंटू में ए, F इज इक्वल टू एम इंटू में ए। बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण, द्रव्यमान गुने में त्वरण 10 न्यूटन हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है, वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है, कौन सा तरीका सबसे अधिक सहायक होगा? तो एक गांव है जो हमेशा ही है ना, फ्रिक्वेंटली जो है सूखे से जूझता है, पानी की कमी हो जाती है ना, पानी की वहाँ कमी हो जाती है। तो शुष्क मौसम में खेतों में पानी देने के लिए जल का भंडारण जो है वो गांव करना चाहता है, कौन सा तरीका सबसे सहायक होगा, बढ़िया होगा? अब देखो, हमें जो है जल का भंडारण करना है, तो उसमें कीटनाशक का क्या योगदान है भाई, है ना, पिरकनाशी का छिड़काव करना, इससे जल को स्टोर थोड़ी किया जाएगा। स्प्रिंकलर सिंचाई ये भी नहीं होगा, स्प्रिंकलर की मदद से जो है पानी को खेतों में दिया जाता है। वर्षा जल संचयन और जल संभर प्रबंधन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर शेड मैनेजमेंट। वर्षा जल संचयन, जब भी बारिश होगी ना तो उस पानी को कहीं पर स्टोर कर लिया जाएगा, किसी टैंक में, कुएं में स्टोर कर लिया जाएगा, तालाब में स्टोर कर लिया जाएगा, पानी को जो है भंडारण, पानी का जो है भंडारण कर लिया जाएगा। और जल संभर प्रबंधन का मतलब वाटर शेड मैनेजमेंट, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको धीरे धीरे हम लोग जमीन में जाने दें, ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो जाए, है ना। बारिश का जो पानी है वो जमीन में नीचे की ओर जाएगा, और जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा, यानी जल स्तर में, भूजल स्तर में वृद्धि जो है वो होगी। तो वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी को तालाब है, टैंक, कुआं आदि में स्टोर करके रखना। वाटर शेड मैनेजमेंट यानी कि वर्षा जल को भूमि में समाहित कर भूजल स्तर बढ़ाना तथा जल संरक्षण करना। तो ये तरीका है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, उत्तल दर्पण बोल दे या फिर अवतल लेंस बोल दे, ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल लेंस है। इन दोनों के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा में छोटा होता है, सीधा छोटा, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो क्या बोलेंगे, आभासी, सीधा, बी राइट आंसर, और छोटा। पादपों में प्रजनन की एक विधि के रूप में खंडन का क्या लाभ है? खंडन ये अपने आप में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जो होता है स्पाइरोगैरा में, है ना, स्पाइरोगैरा में। ये हरा शैवाल है, स्पाइरोगैरा जो है ये हरा शैवाल है। ठीक, परिक्षेपण के लिए बीजाणु बनाता है, स्पोर नहीं। स्पोर क्यों बनाएगा, स्पोर फॉर्मेशन अलग मेथड है। अनुवांशिक विविधता बढ़ाता है, क्योंकि ये अलैंगिक प्रजनन है तो यहाँ अनुवांशिक विविधता देखने को नहीं मिलने वाली है। मूकुल निर्माण को बढ़ावा देता है, तो मूकुल भी यहाँ पर नहीं बनता है, मूकुलन एक अलग विधि है अलैंगिक प्रजनन का।
तीव्र गुणन लाता है, ये हम बोल सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन में जो बच्चे पैदा होते हैं, संतान जो उत्पन्न होते हैं वो तेजी से होते हैं। लैंगिक जनन की तुलना में अलैंगिक जनन से तेजी से बच्चे जो है वो पैदा होते हैं। तीव्र गुणन लाता है, सही है। फ्लोएम का कौन सा घटक मूलतः भोजन के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में और अलग अलग भागों तक पहुंचता है सुक्रोज के फॉर्म में, और वो खाना लेकर के जाने का काम या फिर सुक्रोज के परिवहन के लिए जिम्मेवार कौन है? फ्लोएम। अब फ्लोएम के होते हैं 4 अवयव, 4 घटक होते हैं। एक तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, लेकिन इसका काम फूड को स्टोर करना होता है। दूसरा फ्लोएम फाइबर है, फाइबर जहां आ जाए समझ जाना कि मजबूती देना इसका काम होता है। उसके बाद है सीव एलिमेंट, सीव एलिमेंट बोल दो या फिर सीव ट्यूब बोल दो, चालिनी नलिका बोलते हैं। तो इस नलिका के द्वारा, इस सीव ट्यूब के द्वारा जो है भोजन का स्थानांतरण होता है, और इसमें हेल्प जो है करती है ये कंपेनियन सेल्स, साथी कोशिका, इसे सहचर कोशिका भी बोलते हैं, है ना। सहचर कोशिका भी बोलते हैं, साथी कोशिका भी बोलते हैं। और यह है चालिनी नलिका, है ना, चालिनी नलिका। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्णी लवक निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? पिछले शिफ्ट में भी आया था सवाल यहां से, है ना। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन लवक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रंगहीन लवक है। कोई इसमें ये रंग देने का काम नहीं करता है, कोई इसमें पिगमेंट नहीं होता है, तो सफेद बोल देंगे, है ना, सफेद बोल देंगे। इसका काम क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? जैसे कि स्टार्च है ना, प्रोटीन है, उसके बाद फैट है या फिर ऑयल बोल दो, इसको स्टोर करना इसका काम होता है ना। इन सारे को स्टोर करना जो है इसका काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो मनुष्य में वृषण जो पाया जाता है, वृषण, टेस्टिस जिसे बोलते हैं, जब एक लड़का पहुंचता है 11-12 साल की एज पे, तब जाकर के इस वृषण से जो है ये वाला हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन सिक्रीट होता है। जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो एक तो काम ये होता है कि शुक्राणु का बनना स्टार्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, शुक्राणु जनन, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु का बनना जो स्टार्ट होता है। तो ये कहा जाता है पुरुषों में प्राथमिक लैंगिक लक्षण, ठीक। और द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी देखने को मिलता है। शुक्राणु का बनना प्राथमिक लैंगिक लक्षण है कि हाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हुआ है और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो चुका है, शुक्राणु का बनना जो है स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा और भी कई सारे लक्षण देखने को मिलते हैं ना, दाढ़ी मूंछों का आना, लिंग का आकार बड़ा हो जाना, जो शोल्डर है इसका चौड़ा हो जाना, मांसपेशियों में वृद्धि हो जाना, आवाज भारी हो जाना, प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वहां पर बाल का आना, बॉडी पर जो है बहुत ज्यादा बाल आने लगता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये होते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये कहलाते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। टेस्टोस्टेरोन ये मेल सेक्स हार्मोन हो जाएगा, है ना, नर लैंगिक हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, नर लैंगिक हार्मोन। तो वृषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी मेरे से करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रेलवे स्पेशल साइंस के इस बैच में हमारे ऐप के ऊपर। इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है उसको लेकर के एक डेमो चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर जो उस कोर्स का ही पार्ट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मज़ा आए तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद शायद ही आपसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न छूट जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो।